ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई आप सब लोगों के? बढ़िया हो, मस्त हो? तो उम्मीद यही करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो, बढ़िया हो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हो और अपने कामों को सीरियसली ले रहे हो ना। आपका काम क्या है? फिर से वही बात, सर कौन सा काम को सीरियस लेना है? आपका काम है ही क्या बेटा? पढ़ाई के अलावा पढ़ाई कर रहे हो, एकदम मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। जो क्वेश्चन मैं क्लास में करा रहा हूँ और उन क्वेश्चंस को आप सीरियसली सुन रहे हो और फिर खुद से भी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है? तो बेटा जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो आप देखोगे कि हम लोग हर तरीके के कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके होंगे, हर वैरायटी के क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं हम लोग सॉल्व कर लिए होंगे। फिर आप कहीं से भी क्वेश्चन करना। हाँ, एक चीज़ मैं अब अपने एंड से बोलूँगा कि जो बच्चे बोर्ड के लिए भी देखना, देखो मैं तो पूरा पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड प्लस CUET प्लस JEE नीट सब, मैं तो कुछ भी नहीं छोड़ रहा, मैं पूरा सिलेबस कवर कर रहा हूँ अपने तरीके से, अपने तरफ से। बट अब आप क्या कर सकते हो बेटा कि जैसे मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरा पढ़ा दिया, स्टीरियो केमिस्ट्री वगैरह सब पढ़ा दिया, तो अब आप अपने एंड से NCERT को रीड कर सकते हो। पता ना कि कई बच्चे रीड करना चाहते हैं, हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं, ऑर्गेनिक है तो करो। मैं भी बोलूँगा, मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि ऑर्गेनिक में NCERT को रीड करो, रीडिंग करो, जरूरी है। अब आप अपने तरीके से अपने अकॉर्डिंग NCERT को रीड कर लो, आपको सारे पॉइंट NCERT के आप अच्छे से समझ में आएंगे। NCERT के सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आएंगे, क्रिस्टल क्लियर रहेंगे आपके लिए, मुश्किल नहीं लगेगा। और कहीं ना कहीं आपको ये फील आएगा कि आपने सारी बातें पहले से पढ़ रखी हैं। NCERT में जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें आपने पहले से पढ़ रखी हैं, आपको ये भी एक फीलिंग आएगी, ठीक है बेटा? तो बिना किसी डिले किए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग को सिलेबस को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाना है, ठीक है? सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, सर बिल्कुल सही बोलो, टाइम वेस्ट करना अच्छी बात नहीं होती। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम टुवर्ड्स E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन के लिए हमें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पढ़ना है, मतलब ग्राफ पढ़ना है, सिंपल सा। E2 रिएक्शन का ग्राफ क्या होगा, ठीक है? हाँ, अब समझो बात को। E2 मैं जैसे एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया CH3 CH2 CH2 Br। अगर मैं इसको मान लो एल्कोहलिक, मान लो मैं इसको एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ हीट, मैं इसको एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक बात है सर? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो बच्चा क्या बोलेगा? सर ब्रोमीन से अटैच ये पहला कार्बन हो गया अल्फा और ये कार्बन हो गया बीटा। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, तो होगा क्या? बच्चा बोला सर सबसे पहले स्ट्रक्चर को इस तरह से लिख लो। मैं बोला लिख लिया। अब बच्चा क्या बोलेगा? बच्चा ये बोलेगा कि सर ये हो गया बीटा कार्बन, ये हो गया अल्फा कार्बन, और ये बीटा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन। तो बीटा हाइड्रोजन के बॉन्ड को अल्फा कार्बन बीटा कार्बन के बीच में शिफ्ट कर दो और ब्रोमीन को लीव कर दो। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? ऐसा करने से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो जाएगा और अल्फा बीटा कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो क्या हो गया? CH डबल बॉन्ड CH2, क्या हो जाएगा? CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे CH3 को एज इट इज उतार दिया मैंने, एज इट इज जोड़ दिया। ठीक बात है, ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। ये क्या हो गया हमारा? सर ये हो गया हमारा रिएक्टेंट, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट बालक, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। अब मेरे को एक बात बताओ आप लोग, अब आप मेरे को एक बात बताओ, रिएक्टेंट में क्या हुआ? सर रिएक्टेंट में बेसिकली, रिएक्टेंट में ब्रेकिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड हुआ। रिएक्टेंट में हुआ क्या? सर रिएक्टेंट में ब्रेकिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड हुआ। क्लियर है मामला? सर बिल्कुल। प्रोडक्ट में क्या हुआ बेटा? फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक बात है, ठीक बात है, पक्की बात है सर, बिल्कुल पक्की बात है। अब हमको एक बात पता है, हमको एक बात पता है, क्या पता है? कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमको पता है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमको पता है सर। क्या पता है? कि जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। ये बातों को हमने पढ़ लिया है, इन बातों को हम पहले से पढ़ रखे हैं। हाँ सर बिल्कुल पढ़ रखे हो, बिल्कुल पढ़ रखे हो सर। तो है क्या बेटा? रिएक्टेंट साइड हो रहा है ब्रेकिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड
और प्रोडक्ट साइड हो रहा है ब्रेकिंग ऑफ पाई, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब एक बात बताओ, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंडोथर्मिक होता है कि एक्सोथर्मिक? सर एंडोथर्मिक, यानी कि यहां पे एनर्जी लग रही है, एनर्जी यहां पर लग रही है। अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड ये एंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक? सर बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और बॉन्ड ब्रेकिंग हमेशा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये हमने केमिकल मॉर्निंग में पढ़ लिया है, मैं बोला बहुत अच्छी बात है। यानी कि ये वाला जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है, यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बेटा बताओ, एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी कि एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी कि एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी? अब आप समझते हैं। सर आपने एक बात बताया है कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से स्ट्रांग होता है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से स्ट्रांग होता है। इसका मतलब अगर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से स्ट्रांग है तो सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में, सिग्मा बॉन्ड सॉरी अगर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से स्ट्रांग है तो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि यहां पर है पाई बॉन्ड, यहां पर है सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया पाई बॉन्ड, ये हो गया हमारा सिग्मा बॉन्ड, और ये जो सिग्मा बॉन्ड है इस पाई बॉन्ड से स्ट्रांग है। तो मैं पूछता हूं कि सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी अधिक लगेगी कि पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी अधिक लगेगी? तो आप क्या बोलोगे आप कि सर अगर सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग है इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी अधिक लगेगी। अब दूसरे तरीके से सोचो, दूसरे तरीके से सोचो, अगर पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से वीक है इसका मतलब क्या कि पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होगी, पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होगी वो सिग्मा बॉन्ड के ब्रेकिंग से कम रिलीज होगी। मतलब नहीं समझा, मतलब नहीं समझा बेटा। अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रांग होता है। हाँ सर, तो मान लिया कि इस सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, मान लिया कि इस सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कुछ हमारा 30 किलो जूल पर मोल की एनर्जी लग गई। इस सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 30 किलो जूल की एनर्जी लग गई। अब क्योंकि पाई बॉन्ड स्ट्रांग है, पाई बॉन्ड सॉरी अब क्योंकि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से वीक है तो जब बेटा पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा तो जो एनर्जी रिलीज हुई होगी वह इतने से कम ही होगी। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, क्योंकि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से वीक है। हाँ सर, तो पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होगी वो इससे तो कम ही रहेगी, इससे तो कम ही रहेगी। सर बिल्कुल सही बात है, सर बिल्कुल सही बात है, इससे कम रहेगी। मान लिया ये कुछ 25 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिलीज हुई, यहाँ पे ये एनर्जी क्या हुई? यहाँ पे रिलीज हुई, और यहाँ पे क्या हुआ था? एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ था। ठीक बात है? हाँ सर, हाँ सर। अब बेटा ध्यान देना, अब बेटा ध्यान देना, यहां पर पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में 25 किलो जूल की एनर्जी रिलीज हुई और यहां पर सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में 30 किलो जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। ठीक बात है? हाँ सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अगर मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के एनर्जी को कंपेयर करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पर मैंने 30 किलो जूल की एनर्जी दी, यहां पर मैंने 30 किलो जूल की एनर्जी दी और यहां पर 25 किलो जूल मात्र निकला। यहां पर मैंने 30 किलो जूल की एनर्जी दी और यहां पर सिर्फ और सिर्फ 25 किलो जूल निकला। यहां पर 30 किलो जूल की एनर्जी दिया मैंने और यहां से सिर्फ और सिर्फ 25 किलो जूल का एनर्जी निकला। अच्छी बात है, अच्छी बात है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं 5 किलो जूल की एनर्जी, कहीं ना कहीं 5 किलो जूल पर मोल की एनर्जी इधर को ही एब्जॉर्ब रह गई। 5 किलो जूल की एनर्जी इधर ही मॉलिक्यूल में एब्जॉर्ब रह गई। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो? सर बिल्कुल, सर बिल्कुल, बिल्कुल सर, सही बोल रहे हो आप। मैं तो बेटा सही बोलता हूँ ना। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब बात को ध्यान से समझो, यहां पर मैंने देखो, यहां पर मैंने 30 किलो जूल की एनर्जी दी जिसमें से 25 निकला, 5 यहीं पे रह गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? इसका सिंपल सा मतलब यह हुआ कि जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो क्या है? वो कम है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट की एनर्जी। क्या यह बात क्लियर हुआ?
क्या ये बात क्लियर हुआ? इसका मतलब रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट के एनर्जी से कम। पक्की बात? पक्की बात? सर ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया, सर ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया। समझो 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 बेटा, बेटा बॉन्ड टूटने से पहले रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी रही होगी ना बेटा। इस बॉन्ड के टूटने से पहले, हीट को देने से पहले रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी रही होगी ना। हाँ सर, हम लोग उस एनर्जी की बात कर रहे हैं। बॉन्ड टूटने से पहले रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी रही होगी ना। हाँ सर सही बात है सर, कुछ रही होगी। बॉन्ड टूटने के बाद और पाई बॉन्ड बनने के बाद हमारा प्रोडक्ट तैयार होगा। बॉन्ड को, सिग्मा बॉन्ड के टूटने के बाद और पाई बॉन्ड के बनने के बाद हमारा प्रोडक्ट तैयार होगा ना। हाँ सर, उस केस में कुछ प्रोडक्ट की एनर्जी होगी। हाँ सर, तो क्या ये प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम, सॉरी रिएक्टेंट की एनर्जी से बताओ ज्यादा नहीं होगी? मैं फिर से पूछ रहा हूं, बॉन्ड टूटने से पहले, बॉन्ड टूटने से पहले रिएक्टेंट की एनर्जी तो कम नहीं होगी। ये बंदा तो अधिक स्टेबल है ना, ये बंदा तो सर अधिक स्टेबल है ना सर, बिल्कुल अधिक स्टेबल है। क्यों? ये भाई बॉन्ड भी यहाँ पर स्ट्रांग है, यहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ वो वीक हुआ। दूसरी चीज क्या, सबका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तीसरी चीज क्या देखोगे, तीसरी चीज क्या देखोगे, किसी के ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल ऑलरेडी स्टेबल था। हाँ सर, और अगर मॉलिक्यूल ये ऑलरेडी स्टेबल था, इसका मतलब इसकी एनर्जी क्या थी सर? इसकी एनर्जी तो सर, इसकी एनर्जी तो कम थी। मॉलिक्यूल स्टेबल मतलब एनर्जी कम, ठीक बात है। इनिशियल फेज में इसकी एनर्जी कम थी, मॉलिक्यूल स्टेबल था। लेकिन जैसे ही बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने के बाद जो प्रोडक्ट बना, क्या इस प्रोडक्ट की एनर्जी इस रिएक्टेंट से ज्यादा नहीं होगी सर? बिल्कुल। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि हम लोग एनर्जी दिए, तभी तो ये बंदा उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट क्या हुआ? प्रोडक्ट कैसे बना बेटा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये बंदा इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। हाँ सर, इसका मतलब अगर हम लोग रिएक्टेंट की बात करें, इनिशियल फेज वाले रिएक्टेंट की बात करें और प्रोडक्ट की बात करें, तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट बना उसकी जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट से ज्यादा है। जब प्रोडक्ट बना तो उस प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो इनिशियल फेज वाले रिएक्टेंट से ज्यादा है। सर इनिशियल फेज वाला रिएक्टेंट मतलब, अरे बेटा जब ये बॉन्ड टूटा नहीं था, ठीक बात है। हाँ सर, तो मैंने ये पॉइंट जो लिखा, रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से कम है, ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई क्या? ये एनर्जी का ऑर्डर है, ये एनर्जी का ऑर्डर है, ये बात समझ में आई क्या? हाँ सर, हाँ सर। तो बेटा अब एक काम करो, आप पहले इन सारी चीजों का या तो स्क्रीनशॉट ले लो या आप इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग इसको इरेज करते हैं और ग्राफ बनाते हैं। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, बहुत आसान सी बातें, बहुत अधिक दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। जल्दी नोट करो बेटा। तो चलो बेटा अब हम लोग इसके ग्राफ को समझ लेते हैं, इसके ग्राफ को समझ लेते हैं। वाई एक्सिस पे हम लोगों ने ले लिया एनर्जी और एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने ले लिया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक बात है सर? बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। मान लिया कि इनिशियली रिएक्टेंट की कुछ ये एनर्जी रही होगी, मान लिया कि इनिशियली रिएक्टेंट की कुछ ये एनर्जी रही होगी, हाँ या ना बोलो सर? बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब होगा क्या बेटा कि जैसे जैसे बॉन्ड टूटना शुरू करेगा, हीट देना शुरू करेंगे, वैसे वैसे मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी बढ़ेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि मॉलिक्यूल की एनर्जी टॉप पे जा चुकी होगी और वहां पे बॉन्ड का कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया होगा, ठीक? हाँ सर। और फिर जब बॉन्ड्स का कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा तब प्रोडक्ट बनना शुरू करेगा। हाँ सर, हाँ सर। और जब प्रोडक्ट बनना शुरू करेगा तो एनर्जी रिलीज होना शुरू होगी सर। इस तरह से एनर्जी रिलीज होते 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 कुछ यहाँ पे आएगी और ये रुक जाएगी, ठीक बात है सर? बिल्कुल ठीक बात है। ये जो बेटा पीक पॉइंट है, ये जो बेटा हमारा पीक पॉइंट है, जहां तक एनर्जी सबसे अधिक मैक्स हुई, इस पीक पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बालक? सब ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको। मैं बोला बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ गया। अब हम लोग यहां से क्या देख सकते हैं कि ये है हमारा रिएक्टेंट और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। और जो हमारा रिएक्टेंट है बेटा उसकी एनर्जी कम है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट।
क्यों कम है, कैसे कम है, सारी बात समझ चुके हो ना, सारी बात समझ चुके हो ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल पक्की बात सर, बिल्कुल पक्की बात सर, बिल्कुल पक्की बात। तो बेटा आपको यह बात हमेशा याद रखना है कि E2 रिएक्शन में क्या याद रखना है, E2 रिएक्शन में जनरली रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से कम होती है। समझ गए बात को? E2 रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से क्या होता है बेटा, कम होता है। हमेशा आपको ये बात ध्यान देना है। क्यों कम होता है समझ में आया? क्यों कम होता है समझ में आया सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो जल्दी से आप बेटा इस ग्राफ का स्क्रीनशॉट लो या फिर इसको कॉपी में ड्रॉ कर लो, फिर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज E1CB रिएक्शन। ठीक है, जल्दी करो। तो चलो बेटा अब हम लोग क्या करते हैं, पहले आइसोटोपिक इफेक्ट समझ लेते हैं, फिर E1CB रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम डिटेल में इसको समझ लेते हैं। सर आइसोटोपिक इफेक्ट होता क्या है, चलो समझते हैं, पहले समझते हैं। जैसे देखो हमारे पास रिएक्शन था कोई, हमारे पास कोई रिएक्टेंट था CH3 CH2 है ना, ये हो गया Br। ठीक है बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, इसको अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट कर रहा हूं। मैं इसको क्या कर रहा हूं, अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट कर रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो ये होगा हमारा K पॉजिटिव, ये होगा हमारा OH नेगेटिव। ठीक बात है, पक्की बात है सर? बिल्कुल पक्की बात है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। समझिए बेटा, मैंने क्या किया, मैंने इसको अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट कर दिया। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ हीट। अब सुनो होता क्या है, अब क्योंकि बेटा यहाँ पे होगा E2 रिएक्शन, यहाँ पर किस टाइप का रिएक्शन होगा सर, E2 रिएक्शन होगा। तो ये ब्रोमीन से अटैच पहला कार्बन सॉरी बेटा, ब्रोमीन से अटैच पहला कार्बन अल्फा कार्बन और ये कार्बन बीटा कार्बन। तो होता क्या बेटा, होता क्या है सर, यहां से बीटा हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन होता है। क्या होता है सर, यहां से बीटा हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन होता है। जो हमारा बेस है वो बीटा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, यही ना होता है सर? बिल्कुल। अब देखो मैंने क्या किया बेटा, मैंने क्या किया कि ये जो बीटा हाइड्रोजन है, बेटा मैंने इस बीटा हाइड्रोजन को आइसोटोप से रिप्लेस कर दिया। बीटा हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के किसी आइसोटोप से रिप्लेस कर दिया। हो सकता है वो ड्यूट्रियम हो सकता है वो ट्रिटियम हो, बट मैंने क्या किया कि इस बीटा हाइड्रोजन को किसी हाइड्रोजन के आइसोटोप से रिप्लेस कर दिया। तो लेट से जो हमने रिप्लेसमेंट किया उसमें जो हमारा मॉलिक्यूल बना वो ये था C, ये हो गया D, ये हो गया D। मतलब कि मैंने इस बीटा हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिया। ठीक बात है सर? बिल्कुल ठीक बात है। अब ये हो गया हमारा CH2, ये हो गया हमारा Br। सेम रिएक्शन है, अल्कोहलिक KOH के साथ मैं इसको रिएक्ट करा रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ हीट। यहां भी कैसा रिएक्शन होगा सर? E2 रिएक्शन होगा, E2 रिएक्शन होगा। मैं मान लेता हूं बेटा, मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो रिएक्शन का रेट होगा वो R1 होगा, यहां पर जो रिएक्शन का रेट होगा वो R2 होगा। यहां के लिए रिएक्शन का रेट R2, यहां के लिए रिएक्शन का रेट R1। मैं तुमसे पूछूंगा कि R1 ज्यादा है कि R2 ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे? मैं तुमसे पूछूंगा कि R1 ज्यादा है कि R2 ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे? अब बच्चा सोचेगा कि सर देखो होता क्या है कि यहां पर हो रहा है एलिमिनेशन, मतलब बॉन्ड का ब्रेकिंग। यहां पे हो क्या रहा है सर? एलिमिनेशन, मतलब बॉन्ड का कहीं ना कहीं ब्रेकिंग हो रहा है। हाँ अच्छी बात है, यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बच्चा बोलेगा कि सर हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट तो पढ़ा है। मैं पूछा क्या? कि सर मोलर मास बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। मतलब
मतलब हाइड्रोजन का मोलर मास ड्यूटेरियम से कम है कि नहीं सर? बिल्कुल, यानी कि जो डी है हमारे पास, इसका मोलर मास ज्यादा है। अब इसका मोलर मास ज्यादा है तो मोलर मास अधिक होने की वजह से कार्बन और इस ड्यूटेरियम के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अब अगर इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा कि इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा। तो तुम क्या बोलोगे कि सर ये वाला बॉन्ड जो है वो क्या होगा? मोर डिफिकल्ट टू ब्रेक। ये वाला बॉन्ड ज्यादा मुश्किल होगा तोड़ने में, ये वाला बॉन्ड लेस डिफिकल्ट टू ब्रेक। ये वाला बॉन्ड तोड़ना कम मुश्किल, ये वाला बॉन्ड तोड़ना ज्यादा मुश्किल। अब बताओ बेटा, जो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, जहां पर बॉन्ड जल्दी टूटेगा वहां पर रिएक्शन जल्दी कंप्लीट होगा, और जहां पर रिएक्शन जल्दी कंप्लीट होगा वहां पर रेट ज्यादा होगा। तो बच्चा क्या बोलेगा? सर इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर बॉन्ड लेट से टूटेगा, इसका मतलब यहां पर रिएक्शन क्या हो जाएगा? यहां पर सर रिएक्शन हो जाएगा स्लोवर, और यहां पर रिएक्शन क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा रिएक्शन फास्टर। अब अगर ये रिएक्शन फास्ट है, ये रिएक्शन स्लो है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? अब बोलोगे कि सर R1 जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू R2। R1 का रेट अधिक होगा एज कंपेयर टू R2। पक्की बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? सर कोई समस्या नहीं। मान लिया कि इसके लिए जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है? KH। मान लिया कि फर्स्ट वाले के लिए, इसको मैं बोल देता हूं A, इसको मैं बोल देता हूं B। ए वाले रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है? KH। KH क्या है? रेट कांस्टेंट। और बी वाले रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है? KD। क्या है? KD। KD क्या है? रेट कांस्टेंट। समझ गए बात को? समझ गए बात को? सर बिल्कुल समझ गए। अब समझो बेटा, ध्यान दो, मैंने क्या किया? बीटा हाइड्रोजन को आइसोटोप से रिप्लेस कर दिया। तो मेरे बीटा हाइड्रोजन को आइसोटोप से रिप्लेस करने की वजह से जो हमारा रेट कांस्टेंट है उसमें एक सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिला। सॉरी बेटा। बीटा हाइड्रोजन को उसके आइसोटोप से रिप्लेस करने की वजह से रेट में हमें एक सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिला। या तो रेट कई बार बढ़ जाएगा या तो रेट कई बार घट जाएगा। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो? सर बिल्कुल, सर बिल्कुल। अब समझो। देखो, जो बॉन्ड टूटना कौन सा बॉन्ड था? सर बीटा हाइड्रोजन और बीटा कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटना था। जो बॉन्ड टूटना है उस बॉन्ड को अगर हम लोग आइसोटोप से रिप्लेस कर दें और इस रिप्लेसमेंट की वजह से अगर रेट ऑफ रिएक्शन में एक सिग्निफिकेंट चेंज आ जाता है तो इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोपिक इफेक्ट। सर इस इफेक्ट को आइसोटोपिक इफेक्ट क्यों बोलते हो? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन में या तो इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट किसकी वजह से हुआ? सर आइसोटोप्स की वजह से हुआ। यानी कि कहीं ना कहीं ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए आइसोटोप रिस्पॉन्सिबल है, आइसोटोप का इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल है, आइसोटोप की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ का इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल है। इस वजह से हम लोग इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? आइसोटोपिक इफेक्ट बोलते हैं। फिर से बोल रहा हूं, रिएक्शन के दौरान जो बॉन्ड टूटना है, रिएक्शन के दौरान जिस बॉन्ड को टूटना है, अगर हम लोग उस बॉन्ड को आइसोटोप से रिप्लेस कर दें, अगर हम लोग उस बॉन्ड को सेम एटम के किसी आइसोटोप से रिप्लेस कर दें तो या तो रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाएगा या तो रिएक्शन का रेट डिक्रीज हो जाएगा। मींस दोनों ही केस में रेट ऑफ रिएक्शन में एक सिग्निफिकेंट चेंज आया। और ये सिग्निफिकेंट चेंज किस वजह से आया? सर आइसोटोप को इन्वॉल्व करने की वजह से आया। तो क्योंकि ये सिग्निफिकेंट चेंज आइसोटोप्स की वजह से हो रहा है बेटा, इस वजह से हम लोग इस इफेक्ट को बोलते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट। क्लियर है मामला? आसान सी बात थी, समझ में आया पक्की तरह से? ठीक। तो आइसोटोपिक इफेक्ट क्या हुआ वो भी आप समझ गए। KH क्या है, KD क्या है, आपको भी पता चल गया। रेट कांस्टेंट किसका? पहले वाले का। KD क्या है? रेट कांस्टेंट किसका? दूसरे वाले का।
अब एक्सपेरिमेंटली बेटा, एक्सपेरिमेंटली एक चीज देखा गया था कि KH अपॉन में KD का जो रेशियो था वो 7 के बराबर आया। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट इट वॉज ऑब्जर्व दैट रेशियो बिटवीन KH एंड KD इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7। तो आपको इसको भी दिमाग में रखना है, आपको इसको भी दिमाग में रखना है। क्या ये बातें क्लियर हुई? क्या ये बातें क्लियर हुई बेटा? पक्का? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है ना बेटा? अगर अब बताओ बेटा, अगर तुमसे कोई बंदा पूछ ले कि रेट ऑफ रिएक्शन में जो हमारा रेट R1 है, जो हमारा रेट R1 है वो R2 से ज्यादा क्यों है, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? इसके पीछे का रीजन ये है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है और कार्बन एंड ड्यूटेरियम के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, उसमें कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन हाइड्रोजन से ज्यादा है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड स्ट्रेंथ से कम है। तो अगर इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो जल्दी टूटेगा, और अगर ये जल्दी टूटेगा तो रिएक्शन को ज्यादा फास्ट करेगा। ठीक है, पक्की बात? कोई समस्या वाली बात सर नहीं है? सारी बातें समझ में आ गई, सारी बातें आसान है। तो जल्दी से बेटा सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो। जो पॉइंट मैंने मुंह से बोला है उसको भी अगर चाहो तो लिख लो, नहीं बन तो कोई दिक्कत नहीं, बट याद रखना आइसोटोपिक इफेक्ट होता क्या है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे E1CB रिएक्शन। जल्दी से आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, जल्दी करो। तो बेटा चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं E1CB रिएक्शन। क्या स्टार्ट करते हैं? E1CB रिएक्शन। सर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन। क्या होता है बेटा? यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन। ठीक बात है, ये लास्ट टॉपिक है आज का। उसके बाद पूरा एलिमिनेशन रिएक्शन खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक बात है सर? बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। सर इसको E1CB क्यों कहते हैं? देखो, रिएक्शन टोटली E2 की तरह है, रिएक्शन में प्रोडक्ट बिल्कुल E2 की तरह बना देना, बट दी ओनली डिफरेंस इज वहां पे क्या होता था? वहां पर X क्लोरीन होता था, ब्रोमीन होता था, आयोडीन होता था। अगर X ग्रुप यानी कार्बन चेन से अगर फ्लोरीन ग्रुप अटैच हो जाए और रिएक्शन में एलिमिनेशन हो रहा हो तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? E1CB। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है और कार्बन चेन से फ्लोरीन अटैच है और फ्लोरीन और बीटा हाइड्रोजन बाहर हो रहे हैं, फ्लोरीन और हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो रहा है, उस केस में जो हम लोग रिएक्शन को बोलेंगे, उस केस में उस रिएक्शन को जो हम लोग स्पेशल नाम देंगे वो नाम क्या होगा बेटा? E1CB रिएक्शन। क्या होगा? E1CB रिएक्शन। सर करना कैसे? बिल्कुल पिछले जैसे करना है, बिल्कुल पिछले जैसे करना है। देखो देखो बेटा, ये फ्लोरीन फंक्शनल ग्रुप, फ्लोरीन एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप, हाँ सर बिल्कुल फ्लोरीन एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप से अटैच ये पहला कार्बन अल्फा, दूसरा कार्बन बीटा, ये भी कार्बन सर बीटा, अल्फा बीटा। ठीक है, हाँ सर। बीटा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, ये भी हो गया हमारा बीटा हाइड्रोजन। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है सर। अब यहां से बेटा जो हमारे पास एल्कोहलिक KOH है, यहां से हमें बेस क्या मिलेगा? OH नेगेटिव। तो बेटा ये OH नेगेटिव के पास क्या है? ये OH नेगेटिव यहां से जाके इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, ये OH नेगेटिव यहां से जाके इस हाइड्रोजन को भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। हाँ या ना बोलो? हाँ सर। बेटा यहां पर क्या होता है? यहां पर होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन। यहां पे क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, यानी कि बेस दो तरफ से बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। हाँ या ना बोलो? यहां पर जो बेस है वो दो तरीके से बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, यस और नो? सर बिल्कुल कर सकता है। अगर बेटा बेस यहां से बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट हमारा बन के तैयार होगा वो होगा ये हो गया यहाँ पे F, यहाँ पे हो गया नेगेटिव चार्ज। सर कैसे कैसे कैसे? सर नेगेटिव कैसे हुआ बेटा?
ये जो बेस है, बेस क्या करेगा, सिर्फ बेस को सिर्फ और सिर्फ H पॉजिटिव चाहिए। क्या चाहिए? H पॉजिटिव चाहिए, यानी कि इस हाइड्रोजन से H पॉजिटिव ले लेगा, H पॉजिटिव ले लेगा। कैसे लेगा सर? देखो, बॉन्ड में प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ सर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरह से इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या ये बंदा H पॉजिटिव नहीं हो गया? हाँ सर। होता क्या है, बॉन्ड में प्रेजेंट दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहां पे क्या बचा? H पॉजिटिव। फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ सर, एक इलेक्ट्रॉन तो इस हाइड्रोजन ने शेयर किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने शेयर किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने शेयर किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने शेयर किया होगा। अब दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा घूम के कार्बन पर आ गए, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन भी कहां चला गया सर? कार्बन पे चला गया, यानी कि ये बेचारा क्या हो गया? अपने इलेक्ट्रॉन से हाथ धो बैठा, और जैसे ही ये बेचारा अपने इलेक्ट्रॉन से हाथ धो बैठा, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्या हो गया? H पॉजिटिव। क्या हो गया? H पॉजिटिव। और ये बेस इस H पॉजिटिव को लेके चला गया और पानी बना लिया। क्या बना लिया? पानी बना लिया। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? कार्ब एनायन कैसे बना? कार्ब एनायन कैसे बना, ये बात समझ में आया? सर बिल्कुल समझ में आया। सिमिलरली अगर ये बेस यहां से H पॉजिटिव उठाता है, तो जो दूसरा कार्ब एनायन बनेगा बेटा, वो ये वाला होगा। क्या वो ये वाला होगा? क्या सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बेटा जो ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन होगा वो मेजर होगा, जो ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन होगा वो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, जो लेस स्टेबल कार्बन आयन होगा वो माइनर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। हाँ या ना बोलो सर? बिल्कुल। अगला स्टेप में क्या होगा सर? अगला स्टेप में कुछ नहीं, वही बकायती होगी। ये जो नेगेटिव, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गए ना, दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आए थे ना, हाँ सर, तो ये मैंने नेगेटिव चार्ज के नीचे 2 इलेक्ट्रॉन भी बना दिए। नेगेटिव चार्ज किस वजह से आया? क्योंकि हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ गया, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। अब होगा क्या कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में शिफ्ट होंगे, और ये फ्लोरीन इस तरह से बाहर हो जाएगा। हाँ या ना बोलो सर? बिल्कुल। और जैसे ही ये फ्लोरीन बाहर होता है, जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा, क्या वो स्ट्रक्चर बिल्कुल ये होगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अल्फा बीटा कार्बन के बीच में आया, जिसकी वजह से अल्फा बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब हमको पता है कि अगर यहां पे सिर्फ फ्लोरीन होगा तो ये 1 2 3 और यहां पर एक हाइड्रोजन 4, सिर्फ 5 बॉन्ड तो बनेगा नहीं। इसका मतलब क्या? फ्लोरीन को बाहर निकलना पड़ेगा, इसलिए फ्लोरीन बाहर निकल गया। सारी बातें क्लियर है? ऐसे बिल्कुल। सिमिलरली अगर वही काम यहाँ पे हो बेटा, वही काम यहाँ पे हो, तो फिर से यहाँ से भी फ्लोरीन बाहर को निकल जाएगा, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला होगा, वो ये वाला होगा। सही बात है कि नहीं? सही बात सर? बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हाँ सर। यानी कि एक प्रोडक्ट तो ये बना, दूसरा प्रोडक्ट ये बना। ठीक बात है? पक्की ठीक बात है? पक्की ठीक बात है सर, पक्की बात है। बेटा आपको पता है जो ये वाला अल्कीन होगा, वो क्या होगा? मोर स्टेबल। ये वाला अल्कीन क्या होगा? मोर स्टेबल। और ये वाला अल्कीन क्या होगा बेटा? सर ये लेस स्टेबल होगा। मैं पूछा कि बेटा ये वाला बंदा लेस स्टेबल क्यों है और ये वाला बंदा मोर स्टेबल क्यों है, तो बच्चा क्या बोलेगा कि सर देखो यहां पर ये अल्फा कार्बन यानी कि इसके पास 3 3 6, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन इसके पास सिर्फ ये एक अल्फा कार्बन यानी कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जिसके पास जितना अधिक अल्फा हाइड्रोजन वो बंदा उतना अधिक स्टेबल, जिसके पास जितना कम अल्फा हाइड्रोजन वो बंदा उतना कम स्टेबल। आगे समझते हैं। अब इधर को बेटा इन दोनों स्ट्रक्चर में देखो कहां पर कार्ब एनायन ज्यादा स्टेबल है। जिस बच्चे ने जीओसी पढ़ा है वो क्या बोलेगा कि सर देखो यहां वाला कार्ब एनायन ज्यादा स्टेबल है। मैं पूछा क्यों, बच्चा बोलेगा कि सर एक कार्बन के डिस्टेंस पे एक अच्छा माइनस आई ग्रुप है फ्लोरीन। मैं बोला हाँ, और बच्चा क्या बोलेगा कि सर अगर इधर को हम लोग इधर को देखें तो यहां पर भी सर एक कार्बन के डिस्टेंस पे एक अच्छा माइनस आई ग्रुप है, बट यहां पर एक ये और एक ये प्लस आई ग्रुप भी है।
यानी कि यहां पर इस कार्बन आयन को ये प्लस आई ग्रुप भी, यहां पर बेटा सेम एक कार्बन के डिस्टेंस पे एक प्लस आई ग्रुप भी है। हाँ सर, यानी कि इस कार्बन आयन को ये प्लस आई इफेक्ट अनस्टेबल कर रहा होगा और यहां पर इस कार्बन आयन को ये माइनस आई इफेक्ट स्टेबल कर रहा होगा। यहां पर माइनस आई इफेक्ट इस कार्बन आयन को ज्यादा स्टेबल कर रहा होगा, यहां पर प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये कार्बन आयन थोड़ा सा अनस्टेबल की जोन में जा रहा होगा। ठीक है, हाँ सर। सबसे पहले क्या हुआ था बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन हुआ था कि नहीं हुआ था? सर बिल्कुल। तो बेटा वो कार्बन आयन ज्यादा अमाउंट में फॉर्म होगा ना जो कार्बन आयन स्टेबल होगा, जो कार्बन आयन स्टेबल होगा वो ज्यादा अमाउंट में फॉर्म होगा ना, बोलो भाई। हाँ सर। तो बेटा इन दोनों में कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है? तो बच्चा बोलेगा कि सर ये वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कार्बन आयन लेस स्टेबल है। क्या है? लेस स्टेबल है। अच्छी बात है, यानी कि ज्यादा ये वाला कार्बन आयन फॉर्म होगा, लेस नंबर में ये वाला कार्बन आयन फॉर्म होगा। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब बेटा अगर ये वाला कार्बन आयन ज्यादा फॉर्म होगा तो इस कार्बन आयन से बनने वाला अल्कीन भी ज्यादा नंबर में होगा। अगर ये वाला कार्बन आयन ज्यादा नंबर में बन रहा है तो इस कार्बन आयन से बनने वाला अल्कीन भी ज्यादा नंबर में बनेगा, ज्यादा अमाउंट में बनेगा, ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा। हाँ या ना? सर बिल्कुल, सर बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो ये वाला अल्कीन है वो भले ही लेस स्टेबल है बट ये हमारा क्या होगा? मेजर। क्या होगा? मेजर। मेजर मतलब अमाउंट अधिक होना चाहिए, अमाउंट इसका अधिक होगा। कैसे अधिक होगा, क्यों अधिक होगा, आप ये बात समझ चुके हो आप ये बात। यहां पर बेटा क्योंकि कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो रहा है तो कार्बन आयन यहां पे क्या हो गया? सर एक टाइप का इंटरमीडिएट। तो बेटा इंटरमीडिएट को भी ध्यान देना कि जो इंटरमीडिएट जितना अधिक स्टेबल वो इंटरमीडिएट उस हिसाब से मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। क्योंकि यहां पर ये इंटरमीडिएट स्टेबल था इस वजह से इस इंटरमीडिएट ने मेजर प्रोडक्ट को बनाया। ये वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल था इस वजह से इस इंटरमीडिएट ने यहां पर मेजर प्रोडक्ट को बनाया। यानी कि मेजर प्रोडक्ट को बनाने में इंटरमीडिएट का भी अच्छा खासा हाथ होता है, इस वजह से ये हो गया मेजर प्रोडक्ट। ये मेजर प्रोडक्ट क्यों हुआ आप समझ चुके हो? मेजर प्रोडक्ट ये क्यों हुआ आप समझ चुके हो? इसमें कोई दुविधा, कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं सर। अगर ये मेजर हो गया तो ये क्या हो जाएगा? हमारा माइनर हो जाएगा, छोटा बच्चा हो जाएगा, छोटी बच्ची हो गया, ये हो जाएगा। ठीक है, पक्की बात, अच्छी बात सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ चुके हैं सर। बेटा वहां पे भी ध्यान देना कि बेटा अब देखो ध्यान दो, इसके पास लेस अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास मोर अल्फा हाइड्रोजन है। ये लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है और ये मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। यानी कि ये है हमारा क्या? ये है हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट। ये है हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट और ये है हमारा सेरजेफ प्रोडक्ट। ये हो गया हमारा सेरजेफ, ये हो गया हमारा हॉफमैन। ये सेरजेफ, ये हॉफमैन, ये सेरजेफ, ये हॉफमैन। तो बेटा इवन सीवी रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है? इवन सीवी रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट हमेशा हॉफमैन होगा और माइनर कौन होगा? हमेशा सेरजेफ होगा। अगली बात ध्यान देना, याद करो जब हम लोग E2 रिएक्शन पढ़ रहे थे तो वहां पर हमको मेजर क्या था? सर E2 रिएक्शन में मेजर जो था हमारा सेरजेफ था, माइनर था हॉफमैन। मैं बोला कि बेटा E2 रिएक्शन में जब हम लोग बल्की ग्रुप को ले लेते थे, जब हम लोग बल्की ग्रुप को हम लोग इन्वॉल्व कर लेते थे, या फिर बल्की ग्रुप में क्या हो सकता था? या तो बल्की बेस हो सकता था, या तो बल्की बेस हो सकता था, या बल्कि लिविंग ग्रुप हो सकता था। E2 रिएक्शन में जब हम लोग बल्की बेस ले लेते थे या फिर बल्की लिविंग ग्रुप ले लेते थे, उस केस में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता था? तो बल्कीनेस आने की वजह से जो मेजर प्रोडक्ट होता था वो होता था हमारा हॉफमैन। वहां पे क्या होता था? हॉफमैन। वहां पे भी बेटा आप ध्यान देना कि वहां पर भी जो सेरजेफ वाला प्रोडक्ट होगा, वहां पर भी जो सेरजेफ वाला प्रोडक्ट होगा वो होगा तो ज्यादा स्टेबल। सेरजेफ प्रोडक्ट वहां पर भी मोर स्टेबल होगा बट उसके बावजूद मेजर कौन सा होगा? हॉफमैन होगा। तो अगर आपसे वहां भी क्वेश्चन पूछ ले कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मेजर प्रोडक्ट, तो आप सेरजेफ को आप हॉफमैन को टिक करोगे। लेकिन वो ऐसा पूछ ले कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोर स्टेबल प्रोडक्ट, तो आप लोग क्या बोलोगे? सेरजेफ।
क्यों? सेडजेड के पास अधिक नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वहां पर भी थे, हम लोगों ने देखा था। समझ पा रहे हो बात को? क्या ये सारा रिएक्शन, ये सारा मैकेनिज्म आपको समझ में आया? अब बेटा यहां पर जिसको दिक्कत आई होगी उसने जीओसी नहीं पढ़ा। अब जीओसी नहीं पढ़ा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे जीओसी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर इतने अधिक हो चुके हैं। जीओसी मैं 11 में पढ़ाऊंगा, टाइम मिलेगा देख लेना, नहीं मिलेगा कोई दिक्कत की बात नहीं, सीख लो खुद से। ये इफेक्ट नहीं समझ पाए, यूट्यूब पे जाओ, थोड़ा सा आइडिया ले लो माइनस आई इफेक्ट का, आधे घंटे एक्स्ट्रा टाइम दो, अपने खेलने कूदने के सोने में से टाइम निकालो, एक दिन इसमें टाइम दे दो, खत्म बात। ये समझ में आया? तो जल्दी से बेटा आप इस रिएक्शन को, इस मैकेनिज्म को पूरा लिख लो। फिर आप लोग क्या करते हैं, फिर इसके कुछ स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक का दी एंड करते हैं। ठीक है, पक्की बात, अच्छी बात, समझ में आई? जल्दी लिख लो। तो चलो बेटा अब हम लोग इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक एक करके देख लेते हैं, उसके बाद टॉपिक का दी एंड करते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, मतलब कहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन कराना है और कहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है, इस पे आएंगे हम लोग। बट पहले हम लोग इस पॉइंट्स को ध्यान से और बढ़िया तरीके से देखते हैं। क्या है सर? इन केस ऑफ फ्लोरीन एज लिविंग ग्रुप रिएक्शन मैकेनिज्म इज इवन सीबी, यानी कि अगर कार्बन चेन में लिविंग ग्रुप फ्लोरीन है और एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन मैकेनिज्म को हम लोग इवन सीबी बोलेंगे। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो सर? बिल्कुल। अगली बात देखो, हॉफमैन प्रोडक्ट जो होगा बेटा वो होगा मेजर। इवन सीबी रिएक्शन के केस में जो हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है बच्चा। अच्छी बात है। सेड गैस क्या हो जाएगा सर? माइनर हो जाएगा। अगला, सिंस फ्लोरीन हैज स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि फ्लोरीन के पास बहुत ही अच्छा माइनस आई इफेक्ट है, hence it stabilizes the carb anion leading even CB mechanism। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से बेटा, फ्लोरीन के पास अच्छा माइनस आई इफेक्ट है, तो फ्लोरीन क्या करेगा? अपने माइनस आई इफेक्ट का यूज करके जो कार्ब एनायन फॉर्म है, जो कार्ब एनायन फॉर्म हुआ है उसको स्टेबल करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? फ्लोरीन अपने माइनस आई इफेक्ट का यूज करके जो कार्ब एनायन फॉर्म हुआ है उसको करेगा स्टेबल। अब अगर फ्लोरीन कार्ब एनायन को स्टेबल कर रहा है तो क्या होगा बेटा? अगर कार्ब एनायन स्टेबल होगा तो E2 रिएक्शन का रेट भी जल्दी जल्दी बढ़ेगा। क्यों? अगर कार्ब एनायन स्टेबल है तो ज्यादा नंबर में कार्ब एनायन बनेंगे। हाँ सर। और अगर अधिक नंबर में कार्ब एनायन बनेंगे तो जल्दी जल्दी इवन सीबी रिएक्शन होगा, मतलब सर जल्दी जल्दी अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, जल्दी जल्दी फ्लोरीन बाहर निकलेगा। ठीक बात है, पक्की बात है। तो ये बात भी समझ चुके हो आप लोग। आई होप कि आपको ये बातें भी समझ में आ गई होंगी। अगला, इन फर्स्ट स्टेप द स्ट्रॉन्ग बेस विल अटैक द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। हम लोगों ने देखा पहले स्टेप में क्या करेगा, जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है वो क्या करेगा बेटा? मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को अटैक करेगा। और मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि जो एसिड बेस रिएक्शन होता है वो क्या होता है? फास्टेस्ट होता है। मतलब ये हुआ बेटा कि पहले स्टेप में क्या कर रहा था? पहले स्टेप में जो बेस था वो किसी हाइड्रोजन के पास जाता था और वहां से H पॉजिटिव को ले लेता था। तो बेटा ये वाला जो स्टेप था, पहला स्टेप, कि बेस जाके जो H पॉजिटिव को कैप्चर कर रहा है, ये स्टेप होता है फास्ट, ये स्टेप होता है बहुत फास्ट। क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव सर एसिड, OH नेगेटिव सर बेस। एसिड बेस रिएक्शन हमेशा सारे रिएक्शन से सबसे फास्ट होता है। एसिड बेस रिएक्शन हमेशा हर टाइप के रिएक्शन से फास्ट होता है बेटा। समझ गए बात? तो वही बात लिखा है कि इन फर्स्ट स्टेप स्ट्रॉन्ग बेस विल अटैक द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। तो जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो किस हाइड्रोजन पर सबसे अधिक अटैक करेगा? सर उस हाइड्रोजन पर स्ट्रॉन्ग बेस सबसे अधिक अटैक करेगा जो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। क्या ये बातें भी क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर। अगला बात, इवन सीबी का मतलब क्या है? इसमें बेटा ई का मतलब होता है एलिमिनेशन, 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, सी का मतलब कॉन्जुगेट, बी का मतलब बेस। बी का मतलब बेस। तो अगर हम लोग इसको सबको एक साथ क्रब कर दे तो क्या हो जाएगा? यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन। ठीक है, हाँ सर। अगला पॉइंट, डिकम्पोजिशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस अनायन टू फाइनल अल्कीन इज द आरडीएस। मतलब कॉन्जुगेट बेस जो बना हमारा
कॉन्जुगेट बेस जो बना हमारा, उस कॉन्जुगेट बेस से अल्कीन बनने वाला प्रोसेस हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। मतलब यहां पर जो सेकंड स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। सर ये बात नहीं समझ में आई, कोई नहीं, समझाऊंगा, इसको समझाता हूं, इसको सेपरेटली समझाता हूं, बट उसके पहले नीचे को आ जाओ। It is unimolecular conjugate base elimination। सर ये पॉइंट भी नहीं समझ में आया, समझाता हूं सेपरेटली, इसको मैकेनिज्म के साथ समझाता हूं। अगला रेट क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन आयन, यानी कि जो रेट है बेटा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पर, सर कार्बन आयन के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रेट इक्वेशन यहाँ पर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सर कार्बन आयन के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक बात है सर, कैसे, सर कैसे समझाता उसको। और अगली बात, रेट जो बेटा कार्बन आयन के स्टेबिलिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना स्टेबल कार्बन आयन उतना अच्छा रेट। ठीक है, तो पहले आप सब चीजों को लिख लो, उसके बाद में हम लोग इन 2-3 पॉइंट्स को एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं, फिर टॉपिक का दी एंड करते हैं। जल्दी लिखो बेटा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो। तो चलो बेटा, अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। इस क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन क्या है, जो लास्ट के 2-3 पॉइंट थे उन पॉइंट्स को समझते हैं। मतलब इसमें से सेकंड स्टेप आरडीएस कैसे है, सुनो बताता हूं। बेटा हमारे पास बेस है, हाँ सर, अगर बेस इस वाले हाइड्रोजन को कैप्चर करता है तो हमारा ये वाला कार्बन आयन बनेगा, और अगर बेस इस वाले हाइड्रोजन को कैप्चर करता है तो ये वाला कार्बन आयन बनेगा। ठीक है, तो बिल्कुल। उसके बाद क्या होगा, सर ये वाला कार्बन आयन इस तरह से अटैक करेगा और ये फ्लोरीन इस तरह से बाहर को निकल जाएगा। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो एक अल्किन ये हो गया और दूसरा अल्किन, सिमिलरली ये वाला कार्बन आयन इधर को अटैक करेगा और ये फ्लोरीन बाहर को निकल जाएगा, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो ये हो जाएगा। ठीक बात है सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल समझते हैं ना बेटा, समझते हैं, ध्यान समझो। बच्चा ये बात बताओ मुझे कि ये बेस है, हाँ सर, अब बेस क्या कर रहा है, H पॉजिटिव आयन को कैप्चर कर रहा है। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने आपको एक बात अभी बताई कि जो एसिड बेस रिएक्शन है वो हर टाइप के रिएक्शन से फास्ट होती है। एसिड बेस रिएक्शन हर तरीके के रिएक्शन से फास्ट होती है। इसका मतलब ये बेटा कि जो बेस है वो बहुत ही फास्टली इस H प्लस को कैप्चर करेगा। ये जो बेस है यहां से बहुत फास्ट वे में इस H प्लस को कैप्चर करेगा। सिमिलरली ये बेस भी यहां से बहुत फास्ट वे में इस H प्लस को कैप्चर करेगा। इसका मतलब अगर बेटा यहां से H पॉजिटिव आयन का कैप्चरिंग बहुत फास्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या कि अगर यहां से या यहां से H पॉजिटिव आयन का कैप्चरिंग, H पॉजिटिव आयन को कैप्चर करने का प्रोसेस अगर फास्ट हो रहा है तो बेटा जितना जल्दी H प्लस आयन कैप्चर होगा उतना जल्दी कार्बन आयन भी तो बनेगा। हाँ सर, इसका मतलब अगर ये वाला रिएक्शन फास्ट है, H पॉजिटिव आयन को कैप्चर करने का अगर स्पीड फास्ट है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब सर ये हुआ कि कार्बन आयन का फॉर्मेशन भी फास्ट हो जाएगा। इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ जो कार्बन आयन है यहाँ पर वो क्या है, फास्ट स्टेप। क्या ये बात लिख दूं कि कार्बन आयन फॉर्मेशन क्या होगा, कार्बन आयन फॉर्मेशन क्या होगा सर, कार्बन आयन फॉर्मेशन हमारा होगा, कार्बन आयन फॉर्मेशन जो है ये क्या होगा बेटा, सर ये होगा फास्ट। ये क्या होगा सर, ये फास्ट होगा। अच्छी बात है, बढ़िया बात है सर, बहुत बढ़िया बात है सर, बहुत बढ़िया बात है। ये क्या हो गया, फास्ट हो गया। ये क्या हो गया, फास्ट हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, पहला स्टेप क्या था रिएक्शन का, सर रिएक्शन का जो पहला स्टेप था, रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या था, वो था फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। वो क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन यही था ना, हाँ सर बिल्कुल यही था, हाँ सर बिल्कुल यही था। दूसरा स्टेप क्या है सर, दूसरा स्टेप क्या होगा, जो सेकंड स्टेप होगा, जो रिएक्शन का सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा सर, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन।
अल्कीन का फॉर्मेशन हमारा सेकंड स्टेप होगा, अल्कीन का फॉर्मेशन हमारा सेकंड स्टेप होगा। ये बातें भी क्लियर हैं सर? बिल्कुल, ये बातें भी क्लियर है। एक बात बताना बेटा मुझे, अब आप मुझे एक बात बताना, ये जो फ्लोरीन है और ये जो कार्बन है दोनों सेम पीरियड के एलिमेंट हैं। फ्लोरीन और कार्बन दोनों सेम पीरियड के एलिमेंट हैं। फ्लोरीन और कार्बन दोनों का साइज भी छोटा है। इसका मतलब फ्लोरीन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा? तगड़ा होगा। तो बातों को लिखता हूं, बात को लिखता हूं, कहां लिखूं? यहां पर लिखता हूं बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्या लिखता हूं? बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? दोनों सेम पीरियड के एलिमेंट है और सेम पीरियड के एलिमेंट का बॉन्ड स्ट्रेंथ हमेशा तगड़ा होता है। और फ्लोरीन और कार्बन दोनों का साइज भी छोटा, यानी कि वहां पे ओवरलैपिंग भी अच्छी हुई होगी और दोनों के बीच में तगड़ी ओवरलैपिंग हुई होगी। दोनों के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ आएगा बहुत ही अच्छा खासा आएगा, बहुत ही तगड़ा आएगा। ठीक बात है सर? बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब कि सर जब ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन, इस अल्फा कार्बन और इस बीटा कार्बन के बीच में अटैक करेगा तो ये कार्बन फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा, ये टूटने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो बॉन्ड फोर्स है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो बंदा है ये टूटने में टाइम लगाएगा। इसका मतलब क्या? अगर ये टूटने में टाइम लगा रहा है तो ये जो है वो पूरे रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप हो जाएगा। अगर ये टूटने में टाइम लगा रहा है बेटा, अगर ये टूटने में टाइम लगा रहा है तो ये पूरे रिएक्शन का सबसे स्लोवेस्ट स्टेप हो जाएगा। और जो स्टेप पूरे रिएक्शन का सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये हो जाएगा हमारा आरडीएस। सेकेंड स्टेप ही आरडीएस क्यों हुआ समझ में आया? फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन ही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों हुआ समझ में आया? हाँ सर, क्योंकि ये जो स्टेप है यही सबसे धीरे हो रहा है, यही सबसे धीरे हो रहा है। ठीक है, चलो अच्छी बात, अच्छी बात। अब एक बात ध्यान देना बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ और सिर्फ इस कार्ब एनायन का इन्वॉल्वमेंट है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ और सिर्फ इस कार्ब एनायन वाले मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है। हाँ या ना सर? बिल्कुल। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ और सिर्फ इस कार्ब एनायन वाले मॉलिक्यूल का, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ और सिर्फ इस कार्ब एनायन वाले मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है। सिर्फ इस मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है, हाँ या ना सर? बिल्कुल। आरडीएस में बस इस मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है। आरडीएस में सिर्फ इस मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है। अच्छी बात है। क्या यहां पर किसी बेस का इन्वॉल्वमेंट है क्या? क्या यहां पे किसी बेस का इन्वॉल्वमेंट है क्या? सर नहीं, यहां पर किसी भी बेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो मुझे बताओ कि अगर मैं यहां पर रेट इक्वेशन लिखता हूं तो क्या आएगा? सर रेट इक्वेशन आ जाएगा K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ कार्ब एनायन। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? इसको मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं, R इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्ब एनायन। क्यों बेटा? के क्या था बेटा? के तो हमारा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही होता है ना। इसको केमिकल काइनेटिक्स में और डिटेल में पढ़ लोगे। अभी आप ये बात समझ गए? अभी आप ये बात समझ गए कि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि आर यानी कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन है। अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटेगा तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लग जाएगा जो कि है के। ठीक है, हाँ सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यानी कि लास्ट पॉइंट भी आप समझ गए। अब अगली बात, जो बेटा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था उसमें सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज कार्बन आयन। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज कार्बन आयन। दैट इज वाई द रिएक्शन इज नोन एज यूनिमॉलिक्यूलर। द रिएक्शन इज यूनिमॉलिक्यूलर। रिएक्शन को यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ और सिर्फ कार्ब एनायन का ही उपयोग हो रहा है। ठीक बात है। तो सारा पॉइंट आपको E1CB रिएक्शन का क्लियर हो गया, E1CB मैकेनिज्म का आपको सारा पॉइंट क्लियर हो गया। कोई डाउट, कोई समस्या यहां पे? नहीं सर। अब एक बात चाहो तो एक्स्ट्रा लिख लो।
इवन सीबी रिएक्शन में जो रिएजेंट होंगे बेटा वो सारे E2 वाले होंगे। इवन सीबी रिएक्शन में जो रिएजेंट्स होंगे वो सारे E2 रिएक्शन वाले होंगे। बस फर्क एक होगा, वो फर्क क्या है कि यहां पर कार्बन चेन में कोई ना कोई फ्लोरीन ग्रुप अटैच होगा। यहां पर एलिमिनेशन फ्लोरीन और बीटा हाइड्रोजन का हो रहा होगा। ठीक है, पक्की बात है। तो क्या आप E2 रिएक्शन को बढ़िया तरीके से समझ पाए, आसान तरीके से समझ पाए? आसान था, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं था, कोई बहुत बड़ा सोचने की बात नहीं थी, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं था। अगर आप समझ गए हो तो मैं आशा करता हूं कि अब आप इवन सीबी मैकेनिज्म में भी नहीं फंसोगे, इसके भी क्वेश्चन करके ले जाओगे। बिल्कुल E2 की तरह क्वेश्चन कर देना, डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट बनाना है, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, बिल्कुल E2 रिएक्शन की तरह इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। बस नाम दिमाग में याद रखना कि E1 CB है। क्वेश्चन ने पूछ दिया कि यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म कौन है, आपको फटाक से देखना है। अच्छा, फ्लोरीन अटैच है, इसका मतलब E1 CB है। फ्लोरीन अटैच नहीं है, इसका मतलब या तो E1 है या तो E2 है। अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो क्या आज की क्लास आपको समझ में आई? अगर बेटा आपको आज की क्लास समझ में आई तो इसका रिवीजन जरूर करना, आज की क्लास का रिवीजन जरूर करना, रिवाइज जरूर करना। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास में आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, अच्छे से पढ़ाई किया होगा, एक एक पॉइंट को समझा होगा, पूरे टाइम को आप लोगों ने प्रोडक्टिव वे में यूज किया होगा। तो अगर ये सारी बातें बेटा सच हैं तो मैं आपसे अलविदा लेता हूं आज के लेक्चर में। तब तक ख्याल रखो, खुद खुश रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट।